हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, मैंने उस पर डिस्कस किया था। ठीक है, इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी युक्ति लगी होती है ट्रांसफार्मर में, या ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उस दृष्टि से देखते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अगर इसके पार्ट से क्वेश्चन आता है, इसके भाग से, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो सुरक्षा युक्ति होती है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए, ट्रांसफार्मर का आपका फिगर हो गया है। इसमें क्या है, ये आपका टैंक हो गया। ठीक, ये ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया। ये आपकी कॉइल लगी हुई हैं, ये कोर लगी हुई है आपकी, इसमें ऑयल भरा हुआ है। ये कूलिंग पाइप होती हैं, इनको ठंडा करने काम करती हैं। ठीक है, और ये आपका कंजर्वेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्लोजर बार लगा हुआ है, ये ऑयल गेज लगा हुआ है, ये तापमापी हो गया, टैपिंग स्विच हो गया, कूलिंग पाइप दिखाया गया आपको। ठीक है, ऑयल आउटलेट हो गया, यानी यहाँ से हम ऑयल को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ऑयल इनलेट हो गया, यानी यहाँ से हम ऑयल को इसके अंदर भरते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बुकोल्स रिले। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है बुकोल्स रिले होता है। ये आपका ब्रीदर होता है। ठीक है, ब्रीथ माने होता है सांस लेना। ठीक है, तो ये ब्रीदर होता है जिसमें क्या फिल होता है, आपका सिलिका जेल फिल होता है। ठीक है, ये आपके मेन हमने ट्रांसफार्मर के जो हैं भाग दिखा दिए, जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और सब पार्ट होंगे उनको मैंने कर दिया, जो कि ज़्यादा दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये इसमें कंजर्वेटर क्या काम करता है। देखिए, सुरक्षा युक्त का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर जब कार्य करता है तो उसकी कुंडली में ताम्र हानि उत्पन्न होती है और उसके कोर में लोह हानियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी जिसके कारण ऊष्मा निकलती है और वो गर्म होने लगता है। तो इन सब का काम है उनको ठंडा करना, जो भी काम लगे हैं उनको मेंटेन करने का होता है। चलिए, पहला हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक लगा होता है जिसमें भी क्या फिल होता है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, यानी ट्रांसफार्मर तेल इसमें भी फिल होता है। ठीक है, इसमें भी आपका ट्रांसफार्मर तेल फिल होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है, जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो उसका तेल क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, उसका तेल क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगर ये कंजर्वेटर ना लगाया जाएगा तो तेल यहाँ बढ़ेगा तो टैंक में दाब डालेगा जिससे आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। जब यहाँ का तेल गर्म होता है तो इसका स्तर, जब इसका आयतन बढ़ने लगता है तो आयतन बढ़ने के कारण ये ऑयल कुछ कहाँ पहुँच जाता है, कंजर्वेटर में पहुँच जाता है। ठीक, यानी आप कह सकते हो कंजर्वेटर का मेन काम क्या हो गया कि जब ट्रांसफार्मर तेल गर्म होकर उसकी मात्रा यानी उसका आयतन बढ़ता है तो बढ़े हुए तेल को क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। ठीक, अच्छा, जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है तो पुनः ये तेल कहाँ आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक, यानी ट्रांसफार्मर में तेल की मात्रा को नियंत्रण कर रहा है। बात समझ में आ गई। ये काम होता है कंजर्वेटर का। इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई पूछे कि कंजर्वेटर का मेन काम क्या होता है, तो आप कह सकते हो ये तेल के स्तर को क्या करता है, यहाँ पर मेंटेन करता है। यही मेन पर्पज हो गया ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम होता है। ठीक, क्यों यहाँ से तेल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक, आप ऊष्मा दोगे, यहाँ से ऊष्मा निकलने लगती, कुंडली से और से ऊष्मा निकलती, तेल का आयतन बढ़ने लगता है, जिसके कारण टैंक से तेल बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अब सेफ्टी की दृष्टि से वो तेल खराब ना होने पाए या और बहकर किसी पार्ट को ना डैमेज कर पाए। ठीक है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, कंजर्वेटर लगाते हैं कि यहाँ का ऑयल कहाँ चला जाए, आपका कंजर्वेटर में चला जाए, तो वो तेल यहाँ हो जाए। बाई चांस अगर तेल ठंडा हुआ, उसका स्तर डाउन होता है, तो ये पुनः यहाँ से तेल लाता, तेल की मात्रा को पूर्ण कर देता। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये काम था हमारा किसका, कंजर्वेटर का काम हो गया। अब बात करते हैं तापमापी का क्या काम होता है इसमें। ठीक है, तापमापी क्या होता है बेटा, इसमें ये बताता है कि जो टैंक में तेल है, ट्रांसफार्मर तेल है, उसका टेम्परेचर 100 से अधिक
नहीं होना चाहिए। यानी ये हमको एक इंडिकेट करता है कि अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ उसको ठंडा करने के लिए तो सप्लाई काटनी पड़ेगी या और अपना कुछ और चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से हमको शो करता है कि तेल ट्रांसफार्मर के तेल का ताप कितना हुआ वो हमको बताता है कौन, तापमापी। ये इसका इतना मेन काम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, तापमापी का काम। अच्छा, अब आ जाइए ब्रीदर। ब्रीदर का क्या काम होता है, ध्यान से देखिए। ब्रीथ माने होता सांस लेना। अब ये जो टैंक है, ये जो गर्म हुआ है, इसके तेल को ठंडा करने के लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये ब्रीदर लगा होता है, यहाँ से हमारी वायु पास होती है, वायु यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ से वायु जाएगी तो इस तेल में इसके माध्यम से आती है, तो तेल के तापमान को क्या करती है, वो कम कर देती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि इस ब्रीदर में एक सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, सिलिका जेल भरा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका रंग प्रारंभ में क्या होता है, नीला। कैसा होता है, यानी अगर हम बात करें ब्रीदर की, तो ब्रीदर में आपका क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ठीक है, प्रारंभ में इसका रंग कैसा होता है, प्रारंभ में रंग इसका कैसा होता है, हमारा नीला होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, इसका रंग जो होता है वो गुलाबी कब होता है, इसका रंग क्या क्या हो जाता है आप लोगों को पता है, नीला रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बैगनी कब हो जाता है, जब ये सामान्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और जब ये नमी को सोख लेगा तो किस अवस्था में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। नमी को क्यों सुखाया जाता है, यानी सिलिका जेल इसमें हमने क्यों भरा, क्या काम है उसका, कोई बता सकता है। हाँ जी, तो क्या होगा, नमी का मतलब होता है चालक। क्या होता है, चालक, यानी कंडक्टर। बात समझ में आई। नमी का मतलब होता है वो चालक की तरह बिहेव करता है। अगर नमी इसमें चली जाएगी तो ऑयल के साथ मिक्स होकर क्या बन जाएगा, वो भी कंडक्टर बनाने की कोशिश करेगा। अगर ये ऑयल को मिक्स करके कंडक्टर बनाने की कोशिश करेगा तो अंदर इसके शॉर्ट सर्किट हो सकती है। क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें सिलिका जेल भर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ा काम, यानी सिलिका जेल का सबसे बड़ा काम जो होता है, ये जो वायुमंडल की वायु ब्रीदर में से होते हुए ट्रांसफार्मर टैंक में जाती है, वायु की नमी को क्या कर ले, सोख लेता है। अगर ये वायु की नमी को सोख लिया तो इसके बाहर जो बाद में जो वायु जा रहेगी वो प्योर क्या रहेगी, आपकी इंसुलेटर वायु रहेगी, अचालक वायु बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो वायु यहाँ पर जाती है और इसके बाद इसके तेल को क्या करती है, ठंड कर देती है, कूलिंग कर देती है, सुरक्षा प्रदान कर देती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नमी सोखने के बाद, नमी सोख लेने के बाद में, ठीक है, इसका रंग कैसे हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर उसका कुछ नमी सोख लिया है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बुकोल्स रिले की। क्या होता है बुकोल्स रिले, बताए कोई आप लोग, कोई आइडिया है, बताओ जरा, बताओ क्या होता है। यांत्रिक क्षति को क्या करता है, किस प्रकार से, कुछ आइडिया आप लोगों को। हाँ, ये तो ठीक है, यांत्रिक क्षति को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम बताते हैं इसका मेन काम क्या होता है। इसके अंदर के जो इसके अंदर का आपका वो होता है, वो तेल का स्तर होता है, उसको मेंटेन करता है। क्या करता है, इसके अंदर के तेल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की कमी हो जाए तो वो कंजर्वेटर से तेल को कहाँ पहुँचा देता है, ट्रांसफार्मर पहुँचा देता है। ठीक है, यानी ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है इस प्रकार से। अगर इसके अंदर इसका तापमान भी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तब भी ये एक अलार्म की तरह बिहेव करता है। कैसा होता है, अलार्म की तरह होता है। ये एक इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर उसका भी हाई हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका एक सुरक्षा युक्ति हो जाता है,
आंतरिक सुरक्षा के लिए होता है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक, यानी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेटर के साथ लगा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ, यानी ब्रीदर का काम होता है, बुकोल्ज का काम हो गया। अगर हम बुकोल्ज की बात करते हैं तो ये इसका काम होता है आंतरिक सुरक्षा देना। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। ठीक, किसके लिए? तेल का तापमान को मेंटेन करता है, तेल का तापमान। ठीक है, ये तेल के तापमान से रिलेटिव देता है। चलो, अब आता है एक्सप्लोजर वाल्व क्या होता है। जब तेल का तापमान अधिक बढ़ जाता है से, हाँ, और बुकोल्ज रिले अलार्म न दे पाए। वेरी गुड। इसका काम क्या होता है कि बाई चांस आपका बुकोल्ज रिले, जैसे कुकर देखो, कुकर में एक सीटी होती है और एक वाल्व लगा होता है। अगर सीटी बाई चांस ना काम करे तो वो वाल्व खुल जाता है और वहाँ से स्टीम निकल जाती है। एक सेफ्टी वाल्व होता है कि नहीं होता है? सिमिलरली उसी टाइप से आपको क्या लगता है? एक्सप्लोजर वाल्व लगा होता है। ठीक, बाई चांस आपका बुकोल्ज रिले काम नहीं किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया और इसके अंदर का तेल ज़्यादा हो गया, ये दबाव डालने लगा। जब ये दबाव डालने लगेगा तो ये हमारा क्या करता है, ये खुल जाता है और यहाँ से ऑयल हमारा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई? इन द केस ऑफ जब आपका बुकोल्ज रिले काम नहीं करेगा तब इसका काम पड़ता है। ऐसे ही जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है कुकर में, सेफ्टी वाल्व एग्जैक्टली वही काम यहाँ कर रहा है। ये भी जो कुकर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है वही काम एक्सप्लोजर वाल्व का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी ट्रांसफार्मर में अगर बुकोल्ज रिले काम नहीं करता है तो उसकी सुरक्षा, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा कौन करता है? एक्सप्लोजर वाल्व करता है। ठीक है, ये अपने आप में खुल जाएगा, फिर ऑयल साफ के बाहर रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका एक्सप्लोजर वाल्व। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल गेज क्या होता है। ऑयल गेज आपका कहाँ पर लगा हुआ है? कंजर्वेटर में। ये इसका काम क्या होता है? कंजर्वेटर के ऑयल के स्तर को बताता है, इंडिकेट करता है कि कंजर्वेटर में तेल की मात्रा कितनी है ना। अगर सपोज करो कंजर्वेटर में तेल की मात्रा ना रही तो हमको डालना पड़ेगा ना तेल उसमें। तो ये यानी अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा हो गया एक्सप्लोजर वाल्व हो गया। इसका काम होता है बुकोल्ज रिले काम ना करने पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करना, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करना। अब आता है ऑयल गेज। ऑयल गेज का काम हो जाता है बेटा, ऑयल गेज जो होगा वो केवल और केवल कंजर्वेटर के तेल के स्तर को मेंटेन करता है, यानी बताता है कि इसमें तेल की मात्रा कितनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका लास्ट में कौन बच गया? टैपिंग गेज, टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच का काम क्या होता है? इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करते हैं, यानी नियत करते हैं। ठीक है, जितनी हमको आवश्यकता हो उतना हम मेंटेन कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। ये होता है टैपिंग स्विच का कमाल होता है। बाकी आप लोग जानते हैं कूलिंग पाइप क्या होती है, ये तो हम बता चुके। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है अच्छे से? तो ये ट्रांसफार्मर का क्या था? सुरक्षा युक्त, यानी यहाँ से हमको ट्रांसफार्मर की युक्तियाँ होती है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आप एसओसओ को उठा के देखिए, इसमें से कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगी यूपीपीएससी में जहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया है कि सबका क्या काम होता है। आप 1 बाय 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 बाय 1। जैसे बताओ कंजर्वेटर का काम क्या होता है? ऑयल को मेंटेन करना। ये कब मेंटेन करेगा भाई? जब, हाँ, जब तापमान बढ़ेगा तो वो अपने आप में तेल को ले लेता है, जब कमी पड़ती है तो उसकी कमी को पूरा कर देता है। ब्रीदर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर शुष्क वायु को जाने देता है, यानी इसमें नमी ना हो। इसके अंदर क्या भरा होता है? सिलिका जल। उसका काम क्या होता है? नमी को सोख लेना। ये सिलिका जल का काम हो गया। अब इसका रंग प्रारंभ में कितना होता है? नीला, और नमी सोखने के बाद कैसा जाता है? कभी कभी कुछ किताबों में कहीं कुछ इसका बताया जाता है सफ़ेद कलर का भी शो कर देता है। ठीक है ना।
है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन, आप ये आपके इंपॉर्टेंट है, वो जनरली नहीं लिखे जाते, प्रैक्टिकली की बुक में देखते हैं। बुकोल्ज रिले का काम हो गया आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी इसका तेल का तापमान कितना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में ये जानकारी देता रहता है। एक अलार्म की तरह होता है इसमें, ठीक है, एक अलार्म की तरह कार्य करता है। बहुत बढ़िया। एक्सप्लोजर वाल्व क्या करता है, जब बुकोल्ज रिले काम ना कर रहा हो आपका, तो ये सेफ्टी की तरह कार्य करता है, यानी यहाँ से अगर तेल का दबाव बढ़ जाएगा, आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर के टैंक पर दाब पड़ने लगेगा और बुकोल्ज रिले अलार्म नहीं दे पाया है, उस अवस्था में ये अपने आप को क्या करता है, तेल को बाहर निकालने का काम कर देता है। फिर मैंने बताया था आपको क्या, ऑयल गेज। ऑयल गेज का काम क्या हो गया था, कंजर्वेटर के ऑयल को स्तर को मेंटेन करने का काम होता है। उसके बाद में मैंने बताया दिया आपको तापमापी, ये इसके टेम्परेचर को यानी 100 डिग्री सेल्सियस होने से बताता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर? ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आप समझ में आवा? नहीं समझ में आया? बस अब शुरू होती मार धाड़। इसमें जो स्टोरी टाइप की थी कहानी सब समझ फ्लिप कर दी। ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन जब पुटअप कर लेता है ना तो बड़ा दिक्कत करता है साला। यही सबसे क्वेश्चन उठा के पेपर देखो यूपी सर का, ये सब जो हमने लिखवा दिए ना इन सब के बारे में, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको इसको हेडिंग वाइड हेडिंग डाल के इसको लिखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट पे ऐसे हेडिंग डाल को इसका क्या काम होता है, कितने टेम्परेचर पे क्या काम करता है, ठीक है। चलो भाई, चलिए ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मतलब हमने बताया था आपको क्या होता है, एक बार रफली आइडिया में देखते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया जिसकी क्या है, ये बोलते रहो भाई, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल N1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, AC, बोलते रहो भाई, AC, इसकी आवृत्ति कितनी ली मैंने, F। इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कितने जाना वाला है, 5M, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया ट्रांसफार्मर में, कोर, वेरी गुड। ये आपका क्या हो गया, ये हमारा इधर क्या लग गया आपका, लोड, ठीक है। यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी हो गई, इसमें भी मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, 5M। यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है हमको, ठीक है। ये आपका N2 हो गया। क्लियर हो गया। यानी मैंने एक AC अप्लाई की जिसकी आवृत्ति कितनी है, बोलो राजेश, F। इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा, 5M। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N1। इसमें कितनी है, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स कितना गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये सप्लाई आवृत्ति हो गई। तो देखिए प्रथम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राथमिक कुंडली, सॉरी, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न औसत की RMS, औसत उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। तो देखिए वो होता है आपका कितना, F प्रोपोर्शनल किसके होता है, F के, पहला समीकरण। दूसरा जो भी उत्पन्न होगा एवरेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बेटा, N के होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है बेटा, इसमें मैक्सिमम होता है आपका 5 मैक्सिमम की। इतनी बात समझ में आ गई। ये समीकरण नंबर 3। अगर तीनों को सम्मिलित कर दे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 1, 2 व 3 को सम्मिलित करने पर तो हमारा E एवरेज कितना आ जाएगा, E एवरेज हमारा आ जाएगा 5M N इंटू F हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से बताओ, जब ये साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E एवरेज 4 5M N F हो जाएगा। बेटा ये 4 क्यों आ गया, क्योंकि एक चक्कर में फ्लक्स हमारा 2 बार क्या होता है, शून्य, और 2 बार क्या होता है, मैक्सिमम, यानी 4 बार हमको परिवर्तित कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस कितने हो रहे हैं, 2, और मिनिमम केसेस कितने हो रहे हैं, 2। तो 2 मिलके हमारे कितने हो जाते हैं, 4। इस केस में हमारा क्या आ गया, 4 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए
ये डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बता दिया, जबकि इसका इंटीग्रेशन मेथड है वो डायरेक्ट उसमें आ जाता है, आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको सिर्फ डायरेक्ट मैंने समझाया है, एसएसओ के पर्पज़ से, यूपीपीसीएल के पर्पज़ से डायरेक्ट मैंने समझा दिया है। इसका विथ प्रूफ आता है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन मेथड से आता है। अभी उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन ई एवरेज, यही तो होता है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी हमारी फॉर्म फैक्टर इंटू ई एवरेज हो जाएगा। तो ई आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, फॉर्म फैक्टर कितना होता है एसी का, एसी का फॉर्म फैक्टर 1.11, इसकी 4 5m n इंटू एफ, ई आर एम एस इंटू 4.44, ठीक है, 5m n f। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर से निकली सप्लाई होती है, ठीक है, वो हमेशा 11 का गुणनफल होता है, 22, 11, 33, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो हम फॉर्म फैक्टर लेते हैं वो 1.11 लेते हैं। 1.11 का मतलब कितना, 11 ना। अरे 11 का गुणनखंड है कि नहीं है, है ना। अभी इसमें 11 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1.1 में 11 कॉमन लो तो 11 गुणे 0.1 बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। तो जब भी ट्रांसफार्मर से कोई भी निकल रहा तो उसका मल्टीपल कितना ले जाता है, जो भी सप्लाई आती है कितनी आती है 1 यानी आप 22 लेते हो, 11 लेते हो, 33, 44 लेते हो ना, केवीए में होती, इसके बाद होती नहीं। कई लोगों ने पूछा भी गया होगा क्वेश्चन, कभी सोचा आप लोग को पता था कि नहीं पता था, नहीं पता था। इसलिए होता क्योंकि इसके डेरिवेशन में फॉर्म फैक्टर क्या होता, गुणनफल होता। फॉर्म फैक्टर 1.1 भी आप ले लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 1.44 या इसको हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करता है, थोड़ा सा हटा देता है। इसलिए देखिए ये 4 का गुणनखंड होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर से जितना भी आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला, 11 का गुणनखंड होता है, इसलिए 44 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, 33 भी मिलेगा, 55, 555 भी मिलेगा। वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट हटा दो कोई दिक्कत है क्या, तब ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी ना कि क्यों मल्टीपल ऑफ मतलब 11 का है, 11 से करता है। ये कारण है क्योंकि उसके डेरिवेशन में किसका गुणनफल आता है, एसी का फॉर्म फैक्टर आता है। एसी का फॉर्म फैक्टर 1.1 लिया जाता है और अधिकतम लेना चाहो तो 1.11, लेकिन 11 के लिए हम क्या लेते हैं 1.11, इसलिए हमारा आता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राथमिक कुंडली पे क्या हो जाएगा, अगर E1 की वैल्यू, इसी को हम दिखाएं E1 से, तो एवरेज आरएमएस वैल्यू यानी E1 इक्वल टू अगर हम ERMS लिख दें तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी E1 की 4.445 N1 और F। ये प्रथम कॉइल पे मिल गया हमारा। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार E2 भी हमारा कितना हो जाएगा 4.45 N1 F आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा N2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर अनुपात की, ठीक है, यानी रूपांतरण अनुपात। रूपांतरण अनुपात की क्या डेफिनेशन थी भाई, रूपांतरण अनुपात था आपका, रूपांतरण अनुपात, रूपांतरण अनुपात क्या बताया गया था, K इक्वल टू E2 अपान E1 ही तो बताया गया था। यानी आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते थे, रूपांतरण अनुपात कहते थे। अब दोनों का मान रखो यहाँ पर, जब दोनों का मान रखोगे 4.445 ठीक है, F N2 अपॉन 4.445 F N1 आ जाएगा। ये सारे के सारे टर्म कट जाएंगे F से लेकर, यानी क्या मिल जाएगा हमारा N2 अपॉन N1, ये यहाँ से आता है, ठीक है ना। ये सारा डेरिवेशन हमारा इस फॉर्मूले से आ जाता है। ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन हो गया। अब याद रखो ट्रांसफार्मर से जो वैल्यू निकाली जा रही है, जो भी वैल्यू दिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, या आरएमएस वैल्यू होती है,
की एवरेज वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू लेते हैं? जब भी ट्रांसफार्मर से जो मेजर की जो भी मेजर, जैसे मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 440 वोल्ट निकल रहा है, वो कौन सी वैल्यू होती है? वो आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। अधिकतम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ई नॉट ई मैक्सिमम बटे √2 होता है। तो ट्रांसफार्मर से निकलने वाली अधिकतम मान का अधिकतम कितना हो सकता है? तो E1 ये आपका हो जाएगा ई आरएमएस इंटू √2। ट्रांसफार्मर से अधिकतम कितना निकलेगा? अधिकतम निकालने के लिए इसमें कितने से गुणा करना है? √2 से गुणा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, पीक वैल्यू कितनी निकलेगी उसकी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका था ट्रांसफार्मर का इक्वेशन। गॉट इट? आप समझ में आया अच्छे से? मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, इसलिए क्लियर करने के लिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन किया हूँ आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या बचता भाई इसमें? अरे रुक जाओ, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट सब बताया जाएगा, अभी हड़बड़ाओ मत। अभी इक्वेशन पे क्वेश्चन लगाना चाहिए इस पे, ठीक है? इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन, इस ट्रांसफार्मर के इक्वेशन पर, ठीक है? अच्छा बताओ, अगर ट्रांसफार्मर की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए, ट्रांसफार्मर पर इनपुट एसी की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए, तो ईएमएफ कितना गुना हो जाएगा उसका? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना। देखिए बेटा, आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है? आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? यानी जिसमें हानि क्या हो? हानि हमारी क्या हो? शून्य। उसी को हम क्या बोलते हैं? बात खत्म। क्या रियल में ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक चीज़ें हैं। संसार के किसी भी कोने में आपको आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं मिलने वाला। उसमें वायर लगेगा ज़रूर, उसमें कुंडली लगेगी ज़रूर, ताम्रहानि होगी ज़रूर। बात समझ में आ गई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सुपर कंडक्टर मिल जाए, ऐसा कोई वायर होगा नहीं जिसका रेजिस्टेंस ना होता हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं। बस ये हाइपोथेटिकल चीज़ बताई गई, काल्पनिक बताई गई है कि आइडियल ट्रांसफार्मर आप इमेजिन कर सकते हो, इन द फ्यूचर ऐसा केस कोई आ जाए तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन होने के चांसेस नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, काल्पनिक चीज़ें हो गई। इस अवस्था में क्या होता है? प्राथमिक शक्ति क्या होती है? प्राथमिक शक्ति बराबर क्या होता है? द्वितीयक शक्ति। प्राथमिक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या होगा? द्वितीयक कुंडली की शक्ति। ठीक है ना? अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से करंट जा रही आईपी, क्या जा रही है? यहां से करंट हमारी आ रही है क्या? ठीक है, यहां से हमारी सेकेंडरी करंट जा रही है, ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी करंट आ गई आपकी। यहाँ पर एनपी हो गया, एनएस हो गया, यहाँ पर एनपी हो गया। अब यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, या इसका प्रतिबाधा कितनी ली जाए? जेड, और इसकी प्रतिबाधा क्या ली जाए? इसका इम्पीडेंस निकालते हैं। ये कुंडली है, अगर कुंडली है तो इसकी प्रतिबाधा क्या कह जाएगी? कुंडली की प्रतिबाधा अगर हम निकालते हैं तो प्यारे बच्चों अंडर रूट, देखिए एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सपी स्क्वायर हो जाए, एक्सएल पी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो जाता है, ये आरपी हो गया। ये क्या है? इम्पीडेंस हो गया आपका, चुंबक आपका प्रेरकत्व हो गया आपका, सॉरी इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। क्या हो गया आपका? प्रेरण प्रतिघात हो गया, और उस कुंडली के तार का प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये ZP आ जाएगा। इसमें हानि कितनी हो रही है? हानि निकालें तो हानि आ जाएगा हमारा, वो सॉरी शक्ति कितनी आ जाएगी? इसकी शक्ति हमारी आ जाएगी प्राइमरी की
शक्ति पी एस पी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे आई पी का स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। वेरी गुड, अगर ये जेड पी हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार अगर आप देखें, इसी प्रकार देखते हैं तो हमारा पी एस की कितनी हो जाएगी, आई एस का स्क्वायर इंटू जेड एस। अच्छा, जेड एस की वैल्यू कैसे लिखोगे आप लोग, जेड एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स एल एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी। अब चूंकि प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या होने वाली है इस केस में, द्वितीय कुंडली की शक्ति, तो दोनों को हम क्या करें, बराबर कर दें, यानी पी एस इक्वल टू पी पी, बराबर कर सकते हैं ना। तो यहां से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, आई पी स्क्वायर जेड पी बराबर आई एस स्क्वायर जेड एस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालें तो आई एस अपॉन क्या हो जाएगा, आई पी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा, जेड पी अपॉन जेड एस हो जाएगा। अगर हम आई एस अपॉन आई पी निकालते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट जेड पी अपॉन जेड एस। तो आपका रूपांतरण अनुपात क्या हो जाएगा, रूपांतरण अनुपात अगर निकाला जाए, के की वैल्यू हमारी आ जाएगी, के की वैल्यू हमारा था E1 अपॉन E2 अपॉन E1 भी था, N2 अपॉन क्या था N1 भी था, I2 अपॉन I1 अपॉन I2 भी था। तो जस्ट इसका उल्टा देखिए, ये पलट देंगे, अगर हम इसको 1 से लिखते हैं तो ये हमारा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो हमारा हो जाएगा आपका, ये भी पलट जाएगा, अंडर रूट Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, Z2 अपॉन Z1 हमारा ये हो जाएगा। तो ये इम्पीडेंस के फॉर्म में क्या आ गया, आपका रूपांतरण अनुपात आ जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर कहा जाए किसी ट्रांसफार्मर के का प्राथमिक कुंडली का इम्पीडेंस जो है वो 100 है, ठीक है, और द्वितीयक कुंडली का इम्पीडेंस 64 है, तो रूपांतरण अनुपात, तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो ये हमारा हो गया आइडियल केस के फॉर्म में आ गया आपका इम्पीडेंस जो होता है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर कोई नाम की चीज़ नहीं होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में हानि क्या होती है, हमारी टोटल हानियाँ क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हमारा ये फॉर्मेट आता है। क्यों राजेश, समझ में आ गया बेटा, अच्छे से क्यों वैसे। चलो भाई, मैं बहुत लो लेवल पढ़ा रहा हूँ ना, ज़्यादा इसके डीप में, इसके फेजर डायग्राम वगैरह में नहीं जा रहा हूँ मैं भी। फेजर डायग्राम किस में आ जाता है, नहीं एसी थ्योरी, ये ट्रांसफार्मर के फॉर्म में है, एसी थ्योरी भी नहीं आई है। ये जड़ जब आया है ना, इसमें एसी जा रही कि नहीं जा रही, तो जाहिर सी बात है सारे टर्म आने वाले, ठीक है। जो पार्टी होता है कि कुंडली के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, हाँ, होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, हाँ, तो जोड़े में कम फेरा हुआ ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो जोड़े में ज़्यादा फेरा हुआ ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो गया। जैसे मान लो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसमें फिर इसमें इस तार की लंबाई ज़्यादा है कि नहीं है, इसमें तार की लंबाई ज़्यादा किसकी है, इसकी है, तो इसका जड़ क्या होगा, अधिक होगा कम होगा इससे, हाँ अधिक होगा यार, इम्पीडेंस कम हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिबाधा ज़्यादा हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, एल अनुक्रमानुपाती एन होता है। जब फेरों की संख्या अधिक होती है तो उसका इंडक्टेंस भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए इसका ओमेगा एल भी अधिक होगा, और इसका आर भी अधिक है, इसलिए इसका जड़ भी डायरेक्ट क्या होगा, इससे अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देख नालायक, फैराडे साहब ने क्या बताया था, जो प्रेरित विद्युत सुन तो दे, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो N d5/dt होता है, ये बताया था, ठीक है। और
धारा के रूप में क्या बताया था, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बताया था। अगर दोनों को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो देख एल अनुक्रमणपाती एन आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो एल का मान, प्रेरण प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेरण इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका एल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका एल ज़्यादा होगा तो इसका एक्सएल होएगा, एल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिलेशन देखो, अगर ये ज़्यादा हो गया, इसमें ऑलरेडी इसके तार की लंबाई अधिक है तो इसका ये भी अधिक होगा, तो डायरेक्ट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्सएल प्लस आर का स्क्वायर भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब समझ में आया, चीज़ों को समझाना आता है, ठीक है। बेसिक चीज़ देखो, बेसिक में ले गया मैं तुमको, तुरंत एंट्री मारवा दी यहाँ से। अच्छा वो जब वो बढ़े तो रेजिस्टेंस वो बढ़े, हाँ वहाँ समझ में आ गया। अरे मैं एल कैसे बढ़ रहा है उस